इतना शक्तिशाली जनरल केवल एक बार नहीं बल्कि 3 बार सम्राट बनने से क्यों इनकार कर दिया? जो लोग नहीं जानते उनके लिए हम टिबेरियस क्लॉडियस पोम्पेयानो की बात कर रहे हैं, जो महान सम्राट मार्कस ऑरेलियस के सबसे करीबी सलाहकारों और दामादों में से एक थे। यह वफादारी, राजनीतिक रणनीति और उन विकल्पों की कहानी है जिन्होंने रोमन साम्राज्य के पाठ्यक्रम को आकार दिया, जिसमें सबसे महाकाव्य कथाओं के योग्य मोड़ थे। मामूली उत्पत्ति और शक्ति की ओर चढ़ाई सीरिया के एंटियोकिया में जन्मे। आई सदी ईस्वी के आरंभ में पोम्पेयानो मामूली उत्पत्ति से आए थे, लेकिन इसने उन्हें सफलता और सम्मान के रास्ते पर चलने से नहीं रोका। उनके पिता, घुड़सवार वर्ग के सदस्य, जो कि सीनेट से ठीक नीचे की सामाजिक श्रेणी थी, ने उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सम्राट क्लॉडियस के शासन के दौरान अपने बेटे के लिए रोमन नागरिकता सुनिश्चित की। यह उपलब्धि महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसने पोम्पेयानो के लिए रोमन साम्राज्य की जटिल राजनीतिक और सैन्य परिदृश्य में दरवाजे खोले। युवा होने से पोम्पेयानो ने तेज बुद्धि और उल्लेखनीय क्षमताओं का प्रदर्शन किया, जिसने उन्हें अपने समकालीनों के बीच अलग खड़ा किया। उन्होंने न केवल उस समय के महान रणनीतिकारों की शिक्षाओं को आत्मसात किया, बल्कि रोम की राजनीतिक और सामाजिक गतिशीलता की गहरी समझ भी विकसित की। ये गुण उन्हें एक जन्मजात नेता बनाते हैं, जो अपने अधीनस्थों और वरिष्ठों दोनों में वफादारी और सम्मान की प्रेरणा दे सकते थे। रोमनो-पार्थियन युद्ध और प्रारंभिक विजय। पोम्पेयानो का उत्थान रोमनो-पार्थियन युद्ध के दौरान सामने आया। 161 से 166 ईस्वी के बीच एक ऐसा समय जो तीव्र संघर्षों और खूनी लड़ाइयों से भरा हुआ था। उस समय उनकी उम्र लगभग 35 वर्ष थी और वह सह सम्राट ल्यूसियस वेरस के अधीन थे, जो मार्कस ऑरेलियस के साथ शासन कर रहे थे। युद्ध के मैदान में साहस और असाधारण कौशल के साथ पोम्पेयानो ने तेजी से खुद को स्थापित किया, अपने वरिष्ठों का विश्वास अर्जित किया। उनकी उल्लेखनीय सेवा के कारण उन्हें सीनेटर नियुक्त किया गया और उसके बाद उन्होंने 162 वर्ष में कौंसल के रूप में कार्य किया। यह उनकी असाधारण उपलब्धियों से भरे करियर के पहले कदमों में से एक था। युद्ध के दौरान पोम्पेयानो ने न केवल सैन्य क्षमताओं का प्रदर्शन किया, बल्कि नेतृत्व की ऐसी क्षमता भी दिखाई जो उस समय दुर्लभ थी। वह अपनी सेना को प्रेरित करने में सक्षम थे, उन्हें सबसे कठिन परिस्थितियों में भी प्रेरित करते थे और सबसे ऊपर उन लड़ाइयों में जीत हासिल करते थे जो असंभव लगती थीं। उनकी प्रतिष्ठा तेजी से बढ़ी और वह न केवल अपने समकक्षों के बीच बल्कि रोमन जनता के बीच भी एक प्रशंसित और सम्मानित व्यक्ति बन गए। पैनोनिया की रक्षा में भूमिका। मार्कस ऑरेलियस ने पोम्पेयानो को पैनोनिया इंफीरियर प्रांत का सैन्य गवर्नर नियुक्त किया, जो उनकी वफादारी और क्षमता के कारण पार्थियन अभियान के बाद 164 से 168 के बीच हुआ। यह रोमन साम्राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण समय था क्योंकि उत्तरी सीमा लगातार बर्बर आक्रमणों के खतरे में थी। पोम्पेयानो ने एक बड़ा चुनौती का सामना किया जब लोम्बार्ड्स के आक्रमण के बाद मार्कोमनी जनजाति की एक और बड़ी धमकी आई। लोम्बार्ड्स पर पोम्पेयानो की जीत न केवल एक सैन्य उपलब्धि थी, यह उनके करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने उन्हें एक शक्तिशाली सैन्य नेता और एक चतुर रणनीतिकार के रूप में प्रतिष्ठित किया। पैनोनिया में अपने शासन के दौरान पोम्पेयानो ने न केवल रोमन सीमाओं की रक्षा की, बल्कि स्थानीय बुनियादी ढांचे को भी मजबूत किया। उन्होंने ऐसी रक्षा रणनीतियों को लागू किया जो भविष्य के सैन्य अभियानों के लिए मॉडल बन गईं, जो युद्ध के मैदान से परे एक दृष्टिकोण दिखाती हैं। दुश्मन की गतिविधियों की भविष्यवाणी करने और परिस्थितियों में तेजी से बदलावों के अनुकूल होने की उनकी क्षमता ने सुनिश्चित किया कि पैनोनिया उनके नेतृत्व में सुरक्षित रहे। मार्कस ऑरेलियस के साथ निकटता। शीघ्र ही पोम्पेयानो मार्कस ऑरेलियस के सबसे करीबी सलाहकारों में से एक बन गए। यह निकटता केवल पेशेवर नहीं थी, दोनों व्यक्तियों ने परस्पर सम्मान और विश्वास पर आधारित एक मित्रता विकसित की। मार्कस ऑरेलियस, जिन्हें दार्शनिक सम्राट के रूप में जाना जाता था, ने पोम्पेयानो में न केवल एक सक्षम जनरल देखा, बल्कि एक सिद्धांतों और अखंडता वाले व्यक्ति को भी देखा, जो उनके न्याय संगत और समृद्ध साम्राज्य की दृष्टि को साझा करता था। 159 में ल्यूसियस वेरस गंभीर रूप से बीमार हो गए और अंततः उनकी मृत्यु हो गई, जिससे मार्कस ऑरेलियस की बेटी लुसीला विधवा हो गई। लुसीला, जिसे कई लोग प्रसिद्ध फिल्म ग्लेडिएटर से जानते हैं, रोमन दरबार में एक केंद्रीय व्यक्ति थीं और उनकी युवा उम्र और प्रमुख स्थिति ने
उन्हें राजनीतिक गठबंधन के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प बना दिया। मार्कस ऑरेलियस राजनीतिक संबंधों को मजबूत करने और अपनी बेटी की सुरक्षा को महत्व देते हुए लुसिला और पोम्पेयानो के बीच एक विवाह का आयोजन किया, जो उस समय पहले ही 2 बार कौंसिल का खिताब प्राप्त कर चुके थे। यह संघ न केवल पोम्पेयानो की स्थिति को मजबूत किया, बल्कि उन्हें सीधे नेर्वा एंटोनिन राजवंश से भी जोड़ दिया। लुसिला के साथ विवाह केवल एक साधारण राजनीतिक गठबंधन से अधिक था। यह एक रणनीतिक चाल थी जिसने पोम्पेयानो की स्थिति को रोम के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक के रूप में मजबूत किया। लुसिला यद्यपि युवा थी, वह बुद्धिमान और महत्वाकांक्षी थी। उसने पोम्पेयानो में न केवल एक रक्षक देखा, बल्कि अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं में एक साथी भी देखा। साथ में उन्होंने एक शक्तिशाली जोड़े का निर्माण किया, जिसका प्रभाव पूरे रोमन दरबार में फैला हुआ था। मार्कस ऑरेलियस ने पोम्पेयानो में इतनी आत्मविश्वास देखा कि एक महत्वपूर्ण क्षण में उन्होंने उन्हें सीजर और सिंहासन के उत्तराधिकारी का खिताब देने की पेशकश की। हालांकि कई लोगों की आश्चर्यजनक पोम्पेयानो ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, जनरल के रूप में सेवा करना जारी रखना पसंद किया। इस उल्लेखनीय निर्णय ने उनकी वफादारी और सैन्य सेवा के प्रति समर्पण को दिखाया, जो साम्राज्य के भलाई को उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से ऊपर रखता था। इस कहानी का हिस्सा प्रसिद्ध फिल्म ग्लेडिएटर के दृश्य की याद दिलाता है, जहां मार्कस ऑरेलियस मैक्सिमस को शाही सिंहासन की पेशकश करते हैं। यह जानना आकर्षक है कि वास्तव में पोम्पेयानो ने एक बहुत ही समान स्थिति का सामना किया, जिससे उनके चरित्र और शक्ति की अस्वीकार करने की उनकी बुद्धिमानी का पता चलता है। कोमोडस के शासन की चुनौतियां 10 वर्ष बीत गए और 180 ईस्वी में दार्शनिक सम्राट मार्कस ऑरेलियस की मृत्यु हो गई। उनके बेटे कोमोडस, जो उस समय केवल 18 वर्ष के थे, को उत्तराधिकारी के रूप में छोड़कर। कोमोडस का सिंहासन पर आरोहण रोमन साम्राज्य के लिए अस्थिरता और पतन के युग की शुरुआत को चिह्नित करता है। पोम्पेयानो अपने विशाल अनुभव और ज्ञान के साथ युवा कोमोडस को डैन्यूब सीमा पर रहने की सलाह देने की कोशिश की, जब तक कि मार्कोमनी की विजय पूरी न हो जाए, जो कि मार्कस ऑरेलियस ने अपने अंतिम दिनों में व्यक्त की थी। हालांकि कोमोडस अपरिपक्व और आवेगी ने युद्ध जारी रखने में थोड़ी रुचि दिखाई और मार्कोमनी के साथ शांति समझौते का विकल्प चुना। 180 के पतझड़ में रोम लौट आए। कोमोडस का सैन्य अभियान छोड़ने का निर्णय कई लोगों द्वारा एक रणनीतिक त्रुटि के रूप में देखा गया। पोम्पेयानो, जो मार्कोमनी के खतरों को अच्छी तरह जानते थे, युवा सम्राट की दृष्टिहीनता से निराश हो गए। हालांकि साम्राज्य और मार्कस ऑरेलियस की विरासत के प्रति उनकी वफादारी ने उन्हें कोमोडस के साथ रहने, उन्हें सलाह देने और राजनीतिक अस्थिरता के बढ़ते दौर के बीच उनका मार्गदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। लुसिला की साजिश 2 साल बाद 182 ईस्वी में कोमोडस की बहन लुसिला द्वारा नेतृत्व में एक साजिश सामने आई। उसने अपने भाई की हत्या की योजना बनाई, यह सोचकर कि यह रोम को असफल नेतृत्व से बचाने का एकमात्र तरीका था। लुसिला, जो बुद्धिमान और महत्वाकांक्षी थी, मानती थी कि कोमोडस साम्राज्य को बर्बादी की ओर ले जा रहा है। हालांकि साजिश विफल रही, जिसके परिणाम स्वरूप लुसिला और अन्य षड्यंत्रकारियों का निष्पादन हुआ। पोम्पेयानो की वफादारी फिर से परखी गई। चूंकि षड्यंत्र में उनकी भागीदारी का कोई प्रमाण नहीं था, उनकी जान बचाई गई, लेकिन इसके परिणाम गहरे थे। सत्ता हड़पने के इस प्रयास ने रोम को हिला दिया और कोमोडस की सरकार की कमजोरियों को उजागर किया। पोम्पेयानो युवा सम्राट के चारों ओर बढ़ते खतरों को देखते हुए दरबार में अपनी स्थिति पर पुनर्विचार करने लगे। इस साजिश के बाद पोम्पेयानो ने उम्र बढ़ने और दृष्टि समस्याओं का हवाला देते हुए सार्वजनिक जीवन से पीछे हटने का निर्णय लिया। यह निर्णय केवल स्वास्थ्य की बात नहीं थी, वह प्रतिशोध से बचने और रोम में बढ़ती राजनीतिक अस्थिरता से दूर रहने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने इटली में अपनी संपत्तियों में शरण ली, जहां उन्हें शांति और स्थिरता मिली, जिसकी उन्हें बहुत आवश्यकता थी। राजनीतिक परिदृश्य में वापसी 192 में कोमोडस की मृत्यु के साथ पोम्पेयानो के जीवन में एक नया चरण शुरू हुआ। वह रोम लौट आए और सीनेट में अपनी स्थिति को पुनः संभाला, जहां उनके अनुभव और ज्ञान को अभी भी अत्यधिक महत्व दिया गया था। इस अवधि के दौरान पर्टिनैक्स, जो शहरी प्रीफेक्ट थे, ने शाही सिंहासन को संभाला। पोम्पेयानो में स्थिरता और क्षमता की एक आकृति देखकर पर्टिनैक्स ने उन्हें शाही ताज की पेशकश की।
यह एक ऐसा विकल्प था जो रोमन इतिहास के पाठ्यक्रम को बदल सकता था, लेकिन एक बार फिर पोम्पेयानो ने पूर्ण शक्ति के किनारे पर रहने का विकल्प चुना। उनकी अस्वीकृति कई लोगों के लिए आश्चर्यजनक थी, लेकिन यह उनकी अखंडता और राजनीतिक दृष्टिकोण का भी प्रमाण थी। पर्टिनेक्स सिंहासन को स्वीकार करते हुए केवल 87 दिनों तक शासन कर सके। इसके बाद प्रेटोरियन गार्ड द्वारा उनकी हत्या कर दी गई, जो रोम में अस्थिरता और लगातार विश्वासघात की एक क्रूर याद थी। इस अराजक समय में एक महत्वाकांक्षी सीनेटर डिडियो जूलियन ने प्रेटोरियन गार्ड को रिश्वत देकर सम्राट बनने के लिए प्रोत्साहित किया। हालांकि उनकी सेना के बीच समर्थन कमजोर था और उन्हें डर लगने लगा कि उनका भी वही भाग्य हो सकता है जो पर्टिनेक्स का हुआ था। वैधता और स्थिरता की खोज में जूलियन ने पोम्पेयानो से संपर्क किया, उन्हें सह सम्राट का पद प्रदान किया। तीसरी बार पोम्पेयानो ने उम्र बढ़ने और दृष्टि समस्याओं का हवाला देते हुए प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। यह निर्णय, जिसे कई लोग महिमा की अस्वीकृति मान सकते थे, वास्तव में उनकी बुद्धिमत्ता और उथल पुथल के इस दौर में पूर्ण शक्ति के खतरों की समझ का प्रतिबिंब था। पोम्पेयानो की विरासत। पोम्पेयानो ने अपने जीवन के दौरान न केवल असाधारण सैन्य और राजनीतिक क्षमताओं का प्रदर्शन किया, बल्कि रोमन साम्राज्य की भलाई के प्रति गहरी वफादारी भी दिखाई। उनकी सिंहासन लेने की लगातार अस्वीकृति, यहां तक कि जब परिस्थितियां उनके पक्ष में थीं, उनके चरित्र के बारे में बहुत कुछ कहती है। उन्होंने महिमा और शक्ति के बजाय शांति और स्थिरता का चयन किया, जो सदियों से नेतृत्व और सार्वजनिक भलाई की सेवा के उदाहरण के रूप में गूंजता रहेगा। पोम्पेयानो के निर्णयों का रोमन इतिहास पर स्थायी प्रभाव पड़ा। उनकी सम्राट बनने की अस्वीकृति, यहां तक कि जब उन्हें कई अवसर मिले, जटिलताओं की गहरी समझ को दर्शाती है जो शक्ति के साथ आती है। वह जानते थे कि सच्चा नेतृत्व केवल आदेश देने के बारे में नहीं है, बल्कि बड़े भलाई के लिए पीछे हटने के बारे में भी है। जब आवश्यक हो, उन्होंने छाया में रहकर, सलाह और मार्गदर्शन देकर सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली तरीके से घटनाओं को प्रभावित करने की अनुमति दी। रोमन इतिहास पर प्रभाव। पोम्पेयानो के निर्णयों का रोमन इतिहास पर स्थायी प्रभाव पड़ा। उनकी सम्राट बनने की अस्वीकृति, यहां तक कि जब उन्हें कई अवसर मिले, शक्ति की जटिलताओं और इसके साथ आने वाली जिम्मेदारियों की गहरी समझ को दर्शाती है। वह जानते थे कि सच्चा नेतृत्व केवल आदेश देने के बारे में नहीं है, बल्कि बड़े भलाई के लिए पीछे हटने के बारे में भी है। आवश्यकता अनुसार छाया में रहकर सलाह और मार्गदर्शन करने का उनका चुनाव उन्हें सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली तरीके से घटनाओं को प्रभावित करने की अनुमति देता है। पोम्पेयानो भ्रष्टाचार और विश्वासघात के समय में अखंडता का एक उदाहरण भी बनते हैं। जबकि उनके आसपास के कई लोग शक्ति और धन से प्रभावित होते थे, उन्होंने साम्राज्य और रोमन जनता के भलाई के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखी। उनका जीवन एक प्रमाण है कि सच्ची शक्ति कठिन निर्णय लेने की क्षमता में निहित है और पूर्ण शक्ति की परीक्षा के समय भी अपने सिद्धांतों के प्रति वफादार रहना है। अंतिम विचार। टिबेरियस क्लॉडियस पोम्पेयानो की कहानी नेतृत्व, वफादारी और बुद्धिमानी के बारे में एक कालातीत पाठ है। एक अशांत और अनिश्चितता के युग में वह स्थिरता और अखंडता की एक आकृति के रूप में उभरे। सम्राट बनने से उनकी अस्वीकृति शक्ति की अस्वीकृति नहीं थी, बल्कि यह पुष्टि थी कि साम्राज्य की सच्ची सेवा, विनम्रता और सार्वजनिक भलाई के प्रति प्रतिबद्धता से आती है। पोम्पेयानो ने एक ऐसे समय में जीवन बिताया जब विकल्प कठिन थे और परिणाम अक्सर घातक थे, लेकिन उन्होंने इन चुनौतियों का सामना एक ऐसी बुद्धिमानी और दृष्टि के साथ किया जो आज भी हमारे लिए एक उदाहरण के रूप में गूंजती है। एक ऐसी दुनिया में जहां शक्ति अक्सर भ्रष्ट करती है, पोम्पेयानो की कहानी हमें याद दिलाती है कि एक नेता की सच्ची विरासत उसके द्वारा धारण किए गए खिताब से नहीं मापी जाती, बल्कि उसके कार्यों और निर्णयों के स्थायी प्रभाव से मापी जाती है। वह हमें सिखाते हैं कि सच्ची महानता सेवा में, रक्षा में और मार्गदर्शन में है, जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से ऊपर सार्वजनिक भलाई को रखता है। पोम्पेयानो, वह जनरल जिसने 3 बार सम्राट बनने से इनकार किया, एक स्थायी प्रेरणा है। इस बात का उदाहरण है कि सच्ची शक्ति अखंडता, बुद्धिमानी और एक बड़े उद्देश्य के प्रति समर्पण में निहित है।